हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 10th का लेसन नंबर 11 विनिर्माण उद्योग जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने जब 8th क्लास में थे उस समय भी इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था और आज हम इस टॉपिक के माध्यम से जो विनिर्माण उद्योग हैं उनके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नामकरण के आधार पर सबसे पहले लेते हैं विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। सवाल आता है विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, ऐसे उद्योग जो अपने क्षेत्र में या अपने उद्योग के अंदर विभिन्न प्रकार की चाहे कैसी भी वस्तु हो उनको मशीनरी द्वारा बनाता है, उसी को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। याद रखना, ऐसे उद्योग जो मशीनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उन उद्योग को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। याद रखना बच्चों, विनिर्माण जो उद्योग है वो द्वितीय क्रिया का भाग है। किसका भाग है? द्वितीय क्रिया का भाग है। याद रखना बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर विनिर्माण उद्योग से संबंधित जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग और इसके अलावा सीमेंट उद्योग जैसे महत्वपूर्ण उद्योग आते हैं। लेकिन बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि ये सारे जो उद्योग हैं वो हमारे 2020-21 जो सिलेबस है उसके अनुसार डिलीट कर दिया गया। इसलिए हम इन टॉपिकों का बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधा ही हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? औद्योगिक प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में? औद्योगिक प्रदूषण। तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है बच्चों कि औद्योगिक प्रदूषण क्या है। तो औद्योगिक प्रदूषण की जब यदि आपसे परिभाषा पूछे तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है बच्चों, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो याद रखना, उद्योगों से निकलने वाली गैसें तथा अपशिष्ट पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, उसी को हम बच्चों क्या कहते हैं? औद्योगिक या औद्योगिकरण प्रदूषण। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी औद्योगिक प्रदूषण की परिभाषा आ गई। काफी बार बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के जो प्रकार है वो कौन से हैं, प्रदूषण कितने प्रकारों में पढ़ा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रदूषण शब्द का नामकरण जानते हैं कि प्रदूषण क्या है। तो याद रखना, पर्यावरण के अंदर जब अवांछनीय तत्वों का
मिश्रण हो जाता है उनसे प्रदूषण कहा जाता है या फिर पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। यह हो गई बच्चों किसकी परिभाषा? प्रदूषण की। क्या हुई? पर्यावरण के अंदर जब अवांछित तत्वों का मिश्रण हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रदूषण कहा जाता है। और यदि अपन ये प्रदूषण के भाग पूछते हैं या प्रकार पूछते हैं बच्चों, तो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार पढ़ने को मिलते हैं। कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 4। पहला वायु प्रदूषण। कौन सा? वायु प्रदूषण। दूसरा जल प्रदूषण। तीसरा थल या भूमि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। और चौथा ध्वनि प्रदूषण। ये 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, याद रखना बच्चों। वायु प्रदूषण, जब वायु में अवांछनीय तत्वों का मिश्रण हो जाता है जिससे वायु दूषित होती है, दूषित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण के कारण बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे चमड़ी रोग है, दमा की शिकायत है, टीबी है। ये सब किसके रोग है? वायु प्रदूषण के। अब जल प्रदूषण, जब जल स्रोतों के अंदर अवांछनीय तत्वों का मिश्रण हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। जैसे बच्चों मोती जरा है, पीलिया है, टाइफाइड है, ये सब किससे होने वाले रोग है बच्चों? जल प्रदूषित जल पीने से होता है। जैसे जब जल स्रोतों के अंदर अवांछित तत्वों का मिश्रण हो जाता है, जल प्रदूषण होता है। जैसे जल के अंदर उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट मिल जाता है, या हम कूड़ा कचरा नदियों के अंदर डाल देते हैं, या फिर उसके अंदर कोई प्रकार का विषाक्त या जहर मिल जाता है, तो वो जल प्रदूषित हो जाता है। अब भूमि प्रदूषण, जब भूमि में अवांछनीय तत्व जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इन सभी तत्वों का मिश्रण हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? भूमि प्रदूषण। क्या कहते हैं? भूमि प्रदूषण। और फिर ध्वनि प्रदूषण, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना बच्चों, जब ध्वनि अपने कान को अप्रिय लगे, उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। उस ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। और ध्वनि प्रदूषण से आपको खुद को मालूम है बच्चों, चिड़चिड़ापन, बहरापन, सिर दर्द जैसे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। अब हम चलते हैं अपन का मुख्य बिंदु, औद्योगिक प्रदूषण का पहला बिंदु। विनिर्माण उद्योग जहां देश के आर्थिक तंत्र के विकास में सहायक होता है। और आपको खुद को मालूम होना चाहिए, जो विनिर्माण उद्योग है वो देश के आर्थिक विकास की क्या है? एक कड़ी है। क्या है? कड़ी है। क्योंकि जिस देश के अंदर जितने भी सबल और महत्वपूर्ण उद्योग धंधे होंगे, उस देश का आर्थिक विकास भी क्या होगा? अधिक होगा। जैसे यूरोप देश की जो अर्थव्यवस्था है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है,
जापान की जो अर्थव्यवस्था कैसी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो क्या यूरोप महाद्वीप और जापान की अर्थव्यवस्था से यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की साथ तुलना करें तो आप स्वयं देख सकते हो तो कौन सी अर्थव्यवस्था उच्च है, तो यूरोप और जापान की। तो याद रखना उद्योग धंधा है उस देश की आर्थिक नींव होती है, वही देश के ऐसी परिस्थितियों को जन्म देते हैं और ये उन देश के अंदर आर्थिक विकास की जो अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उनको जन्म भी देते हैं, जो मानव सभ्यता और प्रकृति के विनाश में सहायक होते हैं। और वो परिस्थितियां क्या होती है, वो मनुष्य और प्रकृति के विनाश में क्या होती है, सहायक होती है। क्यों, अब मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि जहां भी उद्योग धंधे लगेंगे वहां पर करोड़ों हेक्टेयर या काफी जमीन के ऊपर जो वनस्पति है उसको काट दिए जाएंगे, वहां के जीव हैं वो मर जाएंगे, यहाँ तक कि उन उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट जब भूमि पर गिरेगा तो वो भूमि प्रदूषण हो जाएगी और उन उद्योगों से निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं जो वायुमंडल को प्रदूषण करने से जीवन या प्राणी को बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उद्योग आर्थिक विकास की नींव होने के साथ साथ प्रकृति और मानव के विनाश के रूप में भी देखा जाता है। अगला बिंदु बच्चों, देश के जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ वह नगरीकरण की गतिविधि हुई है। देश के जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ है वहां पर नगरों की संख्या भी क्या हुई है, तेजी से बढ़ी है। अब हमारे सामने दो बिंदु है, औद्योगिकरण क्या है और नगरीकरण क्या है, उसके बारे में अपन जानते हैं। और आपको खुद को भी मालूम होगा औद्योगिकरण और उद्योग में थोड़ा ही अंतर होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। सबसे पहले लेते हैं हम औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ऐसा क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयां स्थापित होती हैं, उन्हें औद्योगिकरण कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयां स्थापित होती हैं उसे बच्चों क्या कहा जाता है, औद्योगिकरण। एक शब्द है आपका नगरीकरण। तो नगरीकरण की परिभाषा, जब गांव के लोग शहरों में चले जाते हैं जिससे शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है, उन्हें नगरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, नगरीकरण कहा जाता है। तो आपको मालूम हो गया बच्चों औद्योगिकरण क्या है और नगरीकरण क्या है। अब हम अगले बिंदु की बात करें तो उसमें देखते हैं उदाहरण के रूप में दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, नागपुर है, सूरत है। ये भारत के प्रमुख क्या है, नगरीकरण के रूप में जाने वाले महत्वपूर्ण शहर हैं। फिर अगला बिंदु लेते हैं, इन नगरों में जल तथा वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च होता है। आ गया जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, टॉपिक आया तो परिभाषा पूछी जा सकती है, इसलिए हमने पहले ही इसके बारे में पढ़ लिया। तो याद रखना बच्चों, नगरों के अंदर जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की जो समस्या है वो बहुत ही अधिक रहती है, क्योंकि इन उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, इन सब के कारण वहां पे क्या हो जाता है, प्रदूषण अधिक हो जाता है। फिर जल प्रदूषण, इन नगरों से उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो भी नदी स्रोतों में या जल स्रोतों में मिला देते हैं, और फिर शहरों का जो कचरा है वो भी जल स्रोतों में मिल जाने के कारण जो जल स्रोत है वो अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं बच्चों, प्रदूषित हो जाते हैं। अगला बिंदु, देश में केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड के मत अनुसार, देश के केंद्रीय जल मल
नियामक बोर्ड के अनुसार गंगा तथा उनकी सहायक यमुना के किनारे स्थित चमड़ा, कागज, खाद, रसायन और औषधि उद्योगों को अपशिष्टों के कारण बहुत ही अधिक प्रदूषित हो चुकी है। देखो, देश के अंदर एक बोर्ड बना है जो प्रदूषण और होता है जो नदियों में, उसके बारे में जानकारी देता है। उसका नाम है केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड। उसके अनुसार जो गंगा और यमुना के किनारे जो महत्वपूर्ण उद्योग लगे हैं, कौन कौन से? चमड़ा है, कागज है, खाद है, रसायन है, औषधि है। इन उद्योगों के कारण अत्यधिक मात्रा में क्या हुआ है? प्रदूषण हुआ है। याद रखना। अब आपको खुद को ही मालूम है, चमड़ा उद्योग है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा, जो लखनऊ है, कानपुर है, वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कागज है वो पश्चिम बंगाल के अंदर लगा हुआ है। खाद है वो अपने झारखंड के अंदर लगा हुआ है। फिर औषधि उद्योग है, बहुत सारे भारत के अंदर, झारखंड है, दिल्ली है, हरियाणा, उन सभी क्षेत्रों में लगे हुए हैं। ठीक है। इसी प्रकार गोमती नदी लखनऊ के समीप कागज तथा घना उद्योग के अवशिष्टों के कारण अत्यधिक विषाक्त हो चुकी है। और एक नदी का नाम बताया गया है, कौन सी नदी? गोमती नदी, जो लखनऊ में बहती है। और वहां पर कौन से दो उद्योग लगे हुए? घना उद्योग और कागज उद्योग के अवशिष्ट उसके अंदर मिल जाने के कारण बहुत ही जहरीली हो चुकी है। याद रखना, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कागज का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? कनाडा के साइड और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके अंदर होता है। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। याद रखना, भारत विश्व का 50% गन्ने का उत्पादन करता है। ठीक है। और विश्व के अंदर सबसे ज्यादा शक्कर उद्योग है, यदि पूछ ले शक्कर उद्योग तो कौन सा है? क्यूबा, और उसके बाद ब्राजील। इसलिए क्यूबा को शक्कर का क्या कहता है? कटोरा कहता है। क्यूबा को शक्कर का क्या कहता है बच्चों? कटोरा। अब हम आगे देते हैं इसका, चूंकि है कि ये अक्सर मछलियां मरी हुई पाई जाती है और गोमती नदी के अंदर देखते हैं अधिक जहरीली हो जाने के कारण उसके अंदर पाई जाने वाली जो मछलियां हैं बच्चों वो मर जाती है। क्या होती है? मर जाती है। तो ये भी एक वाकई क्या है, एक प्रॉब्लम सी क्रिएट होने लग गई। आगे देखते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट जल एवं वायु के माध्यम से समुद्री भागों में पहुंचकर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। और जो औद्योगिक अपशिष्ट है वो जल और वायु के द्वारा कहां पहुंच जाते हैं? समुद्री भागों में। जैसे नदियों के द्वारा भी पहुंच सकता है, वायु के द्वारा पहुंच जाता है, कैसे भी पहुंच जाता है। और समुद्री पारितंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। और समुद्री पारितंत्र जब वहां पर प्रभावित होता है तो वहां की जो समुद्र में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां होती है या जीव प्राणी होते हैं उनका धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? विनाश होने लग जाता है। तो बच्चों आपने देखा औद्योगिक प्रदूषण के कारण जो महत्वपूर्ण जो प्रदूषण देखने को मिले हैं वो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और कौन से भूमि प्रदूषण है वो औद्योगिक प्रदूषण के कारण भी होते हैं। अब हम नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं, समुद्री अवशिष्ट। समुद्री जहाजों से अवशिष्टों का निस्तारण, समुद्रों में तेल टैंकरों से होने वाली दुर्घटनाएं, समुद्र में तेल का निकालना और तटों के समीप शोधन करना तथा परमाणु बम परीक्षण ऐसे कार्य हैं जो समुद्री जल को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। आपसे बच्चों यदि सवाल पूछ लिया जाए कि समुद्री जल को प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप सीधा सा उत्तर दे सकते हो समुद्री अपशिष्ट के साथ समुद्री जहाजों से जो अपशिष्ट का निस्तारण होता है। मतलब जो समुद्र के अंदर पाए जाने वाले वो तो अपशिष्ट ही है, जो मछली मर जाती है तो वो अंदर ही जाकर सड़ती है, उससे तो प्रदूषण होता ही है। साथ में समुद्र के अंदर चलने वाली जो नावें हैं या जहाजें हैं उसके अंदर जो भी मलमूत्र है या विभिन्न प्रकार के और अपशिष्ट है वो भी कहाँ डाल दिया जाता है? समुद्रों के अंदर डाल दिया जाता है। तो उसके कारण भी समुद्री जल क्या होता है बच्चों? प्रदूषित होता है। इसके अलावा समुद्रों में तेल टैंकरों से होने वाली दुर्घटनाएं, काफी बार क्या होता है जब दो जहाजें तेल भरकर लेकर जाती हैं और परिवहन करती हैं तो उनके बीच में कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती है। मतलब या फिर टैंकर लीकेज आ जाता है या फिर आपस में जहाजें होती हुई टकरा जाती हैं बच्चों। तो उन टकरा जाने के कारण जो टैंकर के अंदर जो तेल भरा होता है वो समुद्रों के अंदर क्या हो जाता है? मिल जाता है या समुद्र के पानी में फैल जाता है, जिसके कारण भी समुद्री जल क्या हो जाते हैं? प्रदूषित हो जाते हैं और समुद्र में पाए जाने वाले जो प्राणी और वनस्पति जात हैं वो समाप्त होने लग जाते हैं।
फिर समुद्रों में तेल का निकालना, और आजकल आपको पता ही है समुद्री जगहों से भी क्या हो रहा है, बड़ी मात्रा में तेल निकालते हैं, जिसके कारण भी वहां पर क्या होता है, प्रदूषित होता है। जैसे भारत के अंदर जो मुंबई हाइक है वो अरब सागर के अंदर स्थित है, जहां से जब तेल निकालता है तो कुछ मात्रा में तेल के जो अपशिष्ट है वो उसी समुद्र में मिला दिया या सागर में मिला दिया जाता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे अपशिष्ट हैं वो सागर में मिला देते हैं, जिसके कारण वो सागर क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, और उसका सीधा प्रभाव उनके जलीय पानी तंत्र के ऊपर देखने को मिलता है। फिर अपन देखते हैं तटों के समीप शोधन करना। जब तटों के समीप जब पेट्रोल का शोधन किया जाता है या बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनको साफ किया जाता है, तो उससे निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ वो समुद्र के अंदर ही डाल देते हैं, जिससे समुद्र का पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। फिर परमाणु बम परीक्षण, आपको पता ही है जब धरातल के ऊपर परमाणु बम परीक्षण करते हैं तो वो भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, वहां पर कोई प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकांश जो परमाणु परीक्षण है बच्चों वो कहाँ किया जाता है, समुद्रों के अंदर। और जब समुद्र के अंदर जब इस परीक्षण को किया जाता है तो बच्चों तो समुद्र के अंदर बहुत सारे आणविक तत्व मिल जाने से समुद्री जल क्या होता है बच्चों, प्रदूषित हो जाता है। और ये सारे जो कार्य हैं वो समुद्री जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो आपको समुद्र जल को प्रदूषित करने वाले जो कारक है उसका उत्तर आपको मिल गया। अब हम अगला बिंदु लेते हैं। भारत में हर 8 में से 1 पक्षी लुप्त होने के कगार पर है, और भारत के अंदर जो 8 प्रकार के जो पक्षी है उनमें से कोई एक पक्षी की जो जात है वो खत्म होने की कगार पर। उसका मुख्य कारण क्या है, प्रदूषण। क्या कारण है बच्चों, प्रदूषण। क्योंकि औद्योगिकरण एवं परिवहन के साधनों तथा मार्गों से इनके प्राकृतिक आवास व भोजन स्रोत क्या होते जा रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और इनकी संख्या कम होने के कारण क्या बताया, औद्योगिकरण और परिवहन मार्गों के साधन या परिवहन के साधन, इनके कारण इनके जो आवास क्षेत्र थे और इनके भोज्य क्षेत्र थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लुप्त होने की कगार पर है। अब आए हमारा जो बिंदु है वो है परिवहन। क्या है, परिवहन। तो याद रखना व्यक्ति व वस्तुओं को आवागमन करना क्या होता है, परिवहन। क्या होता है बच्चों, परिवहन। यदि आपसे पूछ ले परिवहन के साधन तो याद रखना वे साधन जो व्यक्ति व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, परिवहन के साधन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बस है, रेल है, वायुयान है, ये सब क्या है, परिवहन के साधन। और इन सभी परिवहन का साधन का जब निर्माण किया जाता है, उनके आवागमन के मार्ग बनाए जाते हैं, उस समय हजारों पेड़ों को काट दिया जाता है, जिसके कारण पशु पक्षियों के जो पेड़ आवास के रूप में काम आते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी जो प्रजातियां हैं जो इन पेड़ों पर निवास करती है उनकी संख्या में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही। तो आपको मालूम चल गया होगा बच्चों। अब एक शब्द आया प्राकृतिक आवाज। ऐसे आवाज जिसको बनाने में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है वो आवाज प्राकृतिक कहलाता है। अब अगला बिंदु लेते हैं। इसी प्रकार नगरों में वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा तथा गंदे जल के प्रवाहित करने से भूमि से विषैले तत्व मिलने से उर्वरकता की कमी हो जाती है। और नगरों के अंदर वायु प्रदूषण अधिक होने से कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। और साथ में गंदे पानी का जब नगरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का जब भूमि के ऊपर परिवहन करवाया जाता है तो बच्चों उस क्षेत्र की जो भूमि है उन अपशिष्ट पदार्थों के मिल जाने से वो भूमि भी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। उस भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो खो देती है। अब एक शब्द आया अम्ल, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन।
क्या होती है? जब वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के तत्व जब वर्षा जल के साथ मिलकर धरातल पर आता है, उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। वापस सुन लेना, वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के तत्व जब वर्षा जल के साथ मिलकर धरातल पर आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। और आपको पता है अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से कम, याद रखना। और 7 से अधिक होने पर क्षारीय कहलाती है। फिर ठीक है बच्चों, अब पीएच मान तो कोई आपसे पूछेगा नहीं इस ज्योग्राफी के अंदर, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना, अम्लीय वर्षा के कारण भूमि प्रदूषित हो जाती है, अम्लीय वर्षा के कारण भूमि अपनी उर्वरकता खो देती है, अम्लीय वर्षा के कारण विभिन्न प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं, अम्लीय वर्षा के कारण आपको पता ही है वनस्पति की जो पत्तियां है वो मुरझा जाती हैं या फिर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण जो संगमरमर से बने हुई इमारत होती है उसके ऊपर पीली पीली परत चढ़ जाती है। ये सब किसके कारण होता है बच्चों? अम्लीय वर्षा के कारण। तो याद रखना, अम्लीय वर्षा हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। फिर आगे देखते हैं, साथ ही तापमान में वृद्धि में सदाबहानी नदियों के जल स्रोतों जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री और सूखने की कगार पर आ गई है। और आपको मालूम ही है प्रदूषित होने से कौन सी गैस की मात्रा बढ़ गई है? CO2। और CO2 की मात्रा बढ़ जाने से वायुमंडलीय तापमान में क्या हुई? वृद्धि हुई। वायुमंडलीय तापमान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, जिसके कारण जो हमारी हिमालय है, जो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, वो धीरे धीरे सूखने की कगार पर आ गई है। याद रखना, वायुमंडल में तापमान की वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो CO2 है। और CO2 से कौन सा प्रभाव होता है? पृथ्वी के ऊपर ग्रीन हाउस प्रभाव की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे धीरे धीरे जो हमारे वायुमंडलीय और भूमि के जो तापमान है उसके अंदर वृद्धि होने लगती है। भूमंडलीय तापन आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। भूमंडलीय तापन क्या होता है बच्चों? कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि होना भूमंडलीय तापन कहलाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव, वायुमंडल के अंदर तापमान की वृद्धि हो जाना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, जिसके कारण ये जो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, जो नदियों के स्रोत हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? सूख रहे हैं। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है बच्चों, याद रखना। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। फिर अपन देते हैं, औद्योगिकीकरण प्रदूषण के कारण मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर अकाल व सूखे जैसे बाढ़ जैसी आपदाओं से भी जूझता नजर आएगा। और औद्योगिक प्रदूषण के कारण मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। जैसे मैंने अभी शुरुआत में अंदर बताया था, वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, ध्वनि प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, ये मैंने सब बता दिए अभी रोगों के बारे में। साथ में वायुमंडल के अंदर तापमान की वृद्धि होगी तो अकाल पड़ेंगे, सूखे पड़ेंगे और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से जूझना भी पड़ेगा। अब आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आए, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अकाल, सूखा क्या है? ठीक है, सूखा सीधा सा याद रखना, जब किसी क्षेत्र में आर्द्रता की कमी तथा वर्षा की कमी हो जाती है उस क्षेत्र को में क्या कहा जाता है? सूखा। मेन परिभाषा है आपदा। क्या है? आपदा। तो याद रखना, किसी क्षेत्र में अचानक घटित होने वाली घटना, अचानक घटित होने वाली घटना को आपदा कहा जाता है। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो और एकदम आपको झटका महसूस हो और ऊपर से कोई अगर बिल्डिंग गिर जाए
तो वो क्या है, आपदा है। क्या है, आपदा है। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती जो अचानक घटित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। और आपदाओं से जान माल को बहुत ज्यादा क्या होती है, हानि होती है। और बच्चों एक शब्द आया है बाढ़। बाढ़ क्या है, तो याद रखना, जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने से जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, उसे बाढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, बाढ़ कहा जाता है। और आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है उस समय नदियां उफान पर होती हैं, तो ऐसी बहुत ज्यादा घटनाएं घटित होती हैं। तो याद रखना, औद्योगिक प्रदूषण के कारण ये सारी बीमारियां घटित होती हैं। तो आपने देखा बच्चों कि औद्योगिक प्रदूषण हमारे जीवन के किस तरह हमारे प्रत्येक भाग को प्रभावित करता है, उनके बारे में आपने पढ़ा। प्रदूषण के कारण समुद्र प्रदूषित होता है, प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषित होती है, प्रदूषण के कारण वनस्पति प्रदूषित होती है या नुकसान होता है, प्रदूषण के कारण जीवों को नुकसान होता है, यहाँ तक कि प्रदूषण के कारण मनुष्य स्वयं भी प्रदूषित होता है या प्रभावित होता है। ये सारी घटनाएं प्रदूषण से ही होती हैं। फिर भी बच्चों आपको मालूम ही है कि मनुष्य अभी भी सचेत नहीं हुआ है और प्रकृति का क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है। यदि ऐसी तरह ये प्रकृति का विनाश किया तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रकृति स्वयं ही मनुष्य का विनाश कर देगी और एक नई सभ्यता का उत्पन्न करेगी। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये किस तरह हुई, इनका अंत तो प्रकृति के कारण हुआ। कहा जाता है कि बाढ़ आ गई और बाढ़ के कारण पूरा का पूरा गांव समा गया और वो पूरी सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो आज हम यदि इसी तरह प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाएंगे बच्चों, तो आने वाले कुछ वर्षों या दशकों या शताब्दियों के अंदर इस प्रकार की घटना घटित होने कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर राजस्थान के जो प्रमुख जो उद्योग हैं उनका विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे और उनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे। थैंक यू।